हेलो एवरीवन, रज़िया मशकूर, वतन की बात हम वतनों के साथ। आज हमारा टॉपिक है हिंदू खतरे में हैं। और मुझे इस टॉपिक पर बात करने के लिए राम पुनियानी जी से बेहतर कोई नजर नहीं आ रहा था। आपका काम इस टॉपिक और उससे रिलेटेड बहुत काम है, बहुत रिसर्च है और बहुत काम आप इंडिया में कर भी रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया राम जी, आपने हमें टाइम दिया और आपका कीमती टाइम आज हमारे लिए है थोड़ा सा, तो थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका जी। तो राम जी, ये जो एक नरेटिव चला हुआ है कि हिंदू खतरे में हैं, हिंदुओं को किससे खतरा है? सबसे पहले तो आप ये बताइए। जी। देखिए, ये जो नैरेटिव आप बोल रही हैं ना, जो चला हुआ है, वो चलाया जा रहा है, वो चलाया जा रहा है। ये नेचुरल, स्वाभाविक नहीं है। कुछ राजनीतिक प्रवृत्तियों ने, पॉलिटिकल टेंडेंसीज जानबूझ के ये इस नैरेटिव को चलाते हैं ताकि वो हिंदुओं को अपने पीछे मोबिलाइज कर सकें, पोलराइज कर सकें। इसमें कोई न सच्चाई है, ना जनरली हिंदू इस बात को मानता भी नहीं है कि वो खतरे में है। पर एक तबके के बीच में एक ये बात चलाई जाती है कि देखो भाई, हम 84% के करीब हिंदू हैं और ये 14% मुसलमान हमारे लिए खतरा हैं। तो वैसे तो इसमें जो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नैरेटिव है, पर दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि जो लोग ये नैरेटिव फैला रहे हैं, उनकी पकड़ मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, टेलीविजन पे, बहुत अखबारों में बहुत स्ट्रांग है। इसलिए वो क्या करते हैं, कोई भी एक यानी कुछ चीज़ें इतिहास से लेते हैं, कुछ चीज़ें आज की घटनाओं से लेते हैं। जैसे एक घटना हो गई बंगाल में, किसी एक हिंदू और किसी दूसरे के बीच में तनाव के कारण हिंदू की डेथ हो गई, तो उसको बहुत प्रोजेक्ट करेंगे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे और उसका कंपैरिजन फिर वो कर देंगे कि देखो भाई, गाय के बारे में ये लिंचिंग हुई तो इधर भी हुई, तो ज्यादा खतरा तो इन लोगों से है। और उसमें फिर वो, जैसे इसमें हम बात कर सकते हैं कि कैसे इतिहास के कारण भी वो एक चित्र बनाना चाहते हैं कि ये मुसलमान ऐसे ही होते हैं, मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ ये किया, और अभी भी वो गोल बंद होकर हिंदुओं के खिलाफ ये करना चाहते हैं। एक मैं इसको बहुत ऑब्वियस उदाहरण दे देता हूँ। एक तो मुसलमानों की बात है, और दूसरा देखिए, भारत में ईसाई समाज, क्रिश्चियंस 2.3% है। और एक बहुत भयंकर घटना हुई थी पेस्टर ग्राहम स्टेवर्ट स्टेन्स के को जिंदा जलाने की। वो बजरंग दल के कार्यकर्ता दारा सिंह ने जलाया था 1999 में। और उसके समय बताया क्या गया, लोगों को मोबिलाइज कैसे किया गया, लोगों को साथ में क्यों लाया, कैसे लाया गया उनको जलाने के लिए। उन्होंने कहा ये ऑस्ट्रेलियन मिशनरी ये लेप्रेसी के काम का बहाना है, वास्तव में ये हिंदू धर्म पे खतरा है। तो एक मैं क्लासिकल आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे ईसाइयों के बारे में कहा गया कि भाई, है तो वो 2.3%, पर वो धर्मांतरण कर रहे हैं, इससे हिंदू धर्म खतरे में हो जाएगा। और मुसलमानों के बारे में 15 चीजों को जोड़ के वो बताते हैं कि ये कितना एक भयंकर खतरा है, जिससे हमारे समाज को रियल प्रॉब्लम है, और वो इसी प्रॉब्लम को रियल लेके चलते हैं। और उसके चलते दूसरे क्या होता है कि अभी तो रूलिंग पार्टी वही है, तो उसके चलते जो बाकी लोगों की समस्याएं हैं, जो जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, रोटी कपड़ा मकान नौकरी है, फार्मर सुइसाइड है, फार्मर्स के इश्यूज हैं, वो इश्यूज को साइड में करने की कोशिश होती है। तो इसमें बहुत सारा फायदा है उनका। एक तो कम्युनिटी को पोलराइज करके पॉलिटिकली पावरफुल होना, पॉलिटिकल राजनीतिक तौर से ज्यादा शक्तिशाली होना, और दूसरा समाज के जो वास्तविक मुद्दे हैं, जो लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जिसमें हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, जो सबके लिए बराबर हैं, उनको साइड में कर देते हैं। और समाज की कुछ जो पावरफुल फोर्सेस हैं, वो अपने पास पूरे रिसोर्सेस, अपने पास पूरी पावर रखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि
अगर ये सिर्फ एक चीज और मेरे जहन में आ रही है कि अगर ये सिर्फ पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल नरेटिव है, पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी पावर गेन करने के लिए किया है, तो जो एक बहुत बड़ा तबका वेल एजुकेटेड है वो इसको क्यों जी। बिलीव कर रहा है? देखिए, आखिर में एक बात होती है, एजुकेटेड होना तो एक बात है, पर जब वो कम्युनिटी आइडेंटिटी, हम्म। धर्म के नाम पे जब कम्युनिटी आइडेंटिटी को सामने लाया जाता है, तो फिर उसमें एजुकेशन और नॉन एजुकेशन नहीं दिखता। हम्म। कई बार तो ऐसा होता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास ये लिटरेचर ज़्यादा आता है। हम्म। वो ऐसे सोशल मीडिया से ज़्यादा जुड़े होते हैं, और जो उनके अंदर हिंदूपन कहीं होता है, कम्युनिटी के लिए, मेरा धर्म, मेरा मज़हब, उसको बहुत जगाया जाता है। तो इसलिए ये एजुकेशन से इसका बहुत कम संबंध है। ये बात आपकी सही है कि आजकल भी अभी भी गाँव में ये फीलिंग उतनी नहीं है, ये भावना उतनी नहीं है, जितने कि शहरों में है। और इसमें पढ़े लिखे लोगों का मुख्य बात तो यही है कि या तो आप अब पढ़ाई-लिखाई भी क्या होती है, आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, आप हम्म। डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, आप एक जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, वो फ़ोकस तरीके से पढ़ रहे हैं। पूरे समाज की जो समझ की पढ़ाई है, वो तो ह्यूमैनिटीज़ के कुछ सब्जेक्ट्स में मिलती है, और उसमें भी लोग फिर जो किताबों में दिया है, उसके आधार पे होता है। तो यहाँ पढ़े-लिखे का मेरे ख़्याल से संबंध बहुत कम है। पढ़े-लिखे लोगों का एक ही है कि वो अपने घरों में बैठकर इस प्रकार की चीज़ों के प्रोपेगेंडा को फॉरवर्ड करते हैं, और हम्म। उससे जो समाज के गरीब तबके हैं, वो अपने हाथों में हथियार उठाते हैं। ये भी एक हम्म। डिवीज़न ऑफ लेबर देखिए, जी। पढ़ाई-लिखाई का यहाँ यही संबंध है। जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि मैं ये अच्छा, कहीं न कहीं जो मनी, जो पावरफुल पैसे वाले हैं, जो हुँ। मिलियनर, बिलियनर बैठे हुए हैं, वो इसमें जो तेल डाल रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें एक कॉन्क्रीट तौर से बताया जाए, तो थोड़ा-सा मैं फ्रीडम मूवमेंट की तरफ जाना चाहता हूँ, इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट। हुँ। लोग अगर इसको अच्छे से समझें तो क्लियर हो जाएगा। हुँ। एक्चुअली शुरू में तो जो हमारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो फ्रीडम मूवमेंट के साथ थे। हुँ। वो इक्वालिटी, बराबरी के मूल्यों में विश्वास रखते थे। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सपोर्ट में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, हुँ। बिज़नेसमैन भी थे, थोड़े थोड़े लैंडलॉर्ड के तबके थे। पर आज़ादी के बाद क्या हुआ है कि जो बड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, बड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड को चाहिए कि मज़दूरों के अधिकारों को ख़त्म किया जाए, किसानों के अधिकारों को ख़त्म किया जाए, और ये जो मज़हब के नाम पे सियासत करने वाले लोग हैं, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड इनका बहुत नेचुरल अलाय, स्वाभाविक तौर से उनको उसमें हुँ। सपोर्ट मिलता है। हुँ। और इसका मैं कॉन्क्रीट उदाहरण देता हूँ कि गुजरात में जब नरेंद्र मोदी पावर में आए, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सबको ब्लैंक चेक दे दिया। ब्लैंक चेक दे दिया, आपको क्या फैसिलिटी चाहिए, आपको सब फैसिलिटी मिलेगी, आप यहाँ आइए। और उसी के साथ-साथ लेबर लॉज़, यानी मज़दूरों के प्रोटेक्शन के जो लॉज़ हैं, उनको डाइल्यूट करना, उनको निरस्त करना, उनको ख़त्म करना। ये जब बीजेपी 2014 में आई, तो उनका पहला काम यही था कि मज़दूरों के अधिकारों को समाप्त किया जाए। उनको लगता है कि मज़दूरों के अधिकारों को समाप्त करेंगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड खुश होगा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड को भी लगता है कि मज़दूरों के कोई अधिकार नहीं रहेंगे, हम उनको वेतन कम दे सकते हैं, उनके काम के घंटे बढ़ा सकते हैं, हुँ। उनकी बाकी सुविधाओं को ये कर सकते हैं, तो हमारे लिए अच्छा है। तो ये इनके बीच में एक अलायंस है, और ये आप देखिए जर्मनी में भी ऐसा ही हुआ था। हुँ। जर्मनी में जब हिटलर पावर में आया था, तो आप देखिए कितने बड़े कॉर्पोरेट घराने उसके साथ थे। क्यों थे? क्योंकि हिटलर का पहला काम था, जो लेफ्ट मूवमेंट था, वर्कर्स राइट्स का मूवमेंट था, उसको क्रश करना। और वो जो पूरी नाइट ऑफ लॉन्ग नाइव्स में उसने यही अफ़वाह फैलाई कि राइक्सटैग में आग कम्युनिस्टों ने लगाई है, उसका बदला लिया जाना चाहिए। तो हुँ। पूरी सड़कों पर उनका कत्लेआम हुआ, और उससे लेबर मूवमेंट वीक हो गया। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड इनको चाहता है, हुँ। क्योंकि एक तो ये ह्यूमन राइट्स में बिलीव नहीं करते, और वर्कर्स राइट और फार्मर राइट का तो आप देख रही हैं, जी, आज फार्मर्स बिल्कुल। अपने अधिकारों के लिए कर रहे हैं, तो सरकार बिल्कुल अड़ी हुई है कि हुँ। हमको इनकी बात सुनना भी नहीं है। हुँ। तो इनका अलायंस का बेसिस होता है, नंबर 1, ये लोग ह्यूमन राइट्स में नहीं मानते। नंबर 2, मज़दूर, किसान, मेहनतकश लोगों के अधिकारों को
ये कम करके, खत्म करके ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड को एक पूरी खुली ज़मीन देना चाहते हैं कि आपको जैसे करना है आप कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर यहाँ 2 सवाल उठ रहे हैं कि जी, एक तरफ तो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, जी, दूसरी तरफ ये जो पूरा जो एक हिटलर वाली जो पॉलिसी है वो भी हमें नजर आ रही है। वही काम, जी। वही चीज, वही पावर, ये फिर हिंदू राष्ट्र इससे डिनाई हो जाता है अगर हम ये कहें कि ये सिर्फ पावर का और सत्ता का खेल है और पावर का खेल है। एक्चुअली सारी पावर कुछ लोगों के हाथ में आ रही है, तो फिर हिंदू राष्ट्र की क्या अहमियत रह जाती है वहां? देखिए, ये हिंदू राष्ट्र हो या इस्लामिक राष्ट्र हो या जर्मन नस्ल के नाम पे राष्ट्र हो, जब भी राष्ट्र को, राष्ट्र की परिभाषा को सीमित, लिमिटेड कर दिया जाता है, तो कुछ लोग अपना स्वार्थ साधते हैं और बाकी लोग अपने धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे या नस्ल के नाम पे एक प्रकार का पैटर्न समाज में लाते हैं। अब जैसे देखिए, इस्लामिक राष्ट्र जो बनता है, क्या इस्लाम का वो असूल वहाँ पालन करते हैं क्या? कि हम सब पूरी एक ही जमात हैं, हमको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए? नहीं करते हैं। तो हिंदू राष्ट्र ये केवल एक बोलने की बात है। जो हिंदू का मुख्य सिद्धांत है, उदारमतवाद, सबको स्वीकार्यता, जो गांधी ने अपने जीवन में बताया, वो सबको जोड़ के चलने का हिंदू धर्म उन्होंने बताया। और ये जो हिंदू धर्म के नाम पे बताते हैं, ये वो चीज़ है जिससे समाज में बँटवारा हो, जिससे समाज में एक बड़े तबके को तकलीफ हो। तो ये 2 चीज़ें साथ में चलती हैं। एक तरफ हिंदू धर्म के नाम पे कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लाना और दूसरी तरफ से आर्थिक इकोनॉमिक बेसिस पे, इकोनॉमिक आधार पे ये बाकी लोगों के राइट्स को कम करना। तो वैसे मैं कहूँ, हिंदू राष्ट्र या इस्लामिक राष्ट्र या ये हो, तो वो तो फिर पूरी इंसानियत में मानना चाहिए। जब मैं कहता हूँ हिंदू में एक सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम, ये वो लोग भी कोट करते हैं। अब मैं वसुधैव कुटुंबकम जब बोलूँ, तो मैं किसी मुसलमान से या क्रिश्चियन से या यहूदी से नफ़रत कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे परिवार का भाग हैं। पर इनके पॉलिटिक्स में प्रैक्टिकली है दूसरों के लिए नफ़रत फैलाना। और दूसरों के लिए नफ़रत फैलाना ज़रूरी क्यों है? उससे एक डर का वातावरण पैदा होता है, जो खतरे वाला वातावरण पैदा होता है। नफ़रत क्यों फैलाई जाती है? नफ़रत यही फैलाई जाती है कि जैसे भई वो लोग बहुत खतरनाक हैं, तो उसके आधार पे फिर आप लोगों को जोड़ो और ह्यूमन राइट्स को सस्पेंड कर दो। एक और मेरे ज़हन में एक और बात आ रही है, मैं आपको बता दूँ, जो बहुत थोड़ी पुरानी है, खतरे वाली बात। जब 19th सेंचुरी के एंड में ये हिंदू कम्युनलिज़्म, मुस्लिम कम्युनलिज़्म दोनों डेवलप हो रहे थे, तो हिंदू कम्युनलिज़्म की तरफ से एक किताब सामने आई। वो किताब का टाइटल था हिंदू औरतों की लूट। हिंदू औरतों की लूट। आज जो लव जिहाद का मामला चल रहा है, तो सवाल ये है कि एक मिक्स सोसाइटी में इंटरैक्शन होगा, लोगों के में मोहब्बत होगी, दोस्ती होगी, उसमें साथ में रहने की इच्छा होगी। तो उसको वहाँ से उन्होंने कहा, क्योंकि ये जो हिंदू राष्ट्र के नाम की राजनीति है या इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की राजनीति है, ये औरतों पे भी पूरा कब्जा करना चाहती है, उनको अपना प्रॉपर्टी मानती है। तो ये सब चीज़ें जो आप बोल रही हैं ना, ये सब मिल के चलती हैं। इट्स अ पैकेज डील। एक तरफ का पैकेज डील क्या है कि हम फ्री हैं, हमारे पास लिबर्टी है, हम लोग बराबरी की तरफ जाएँगे, एक तरफ ये पैकेज डील है। दूसरी तरफ समाज के कुछ लोग ऊँचे हैं, उनके पास पावर रहना चाहिए, उनके साथ में इंडस्ट्रीज़ वाले रहना चाहिए और राइट्स और इक्वालिटी की बात नहीं होना चाहिए। ये 2 प्रकार के पैकेज डील समाज में चलते हैं। तो जैसे जर्मनी में ये पैकेज डील चला आर्य नस्ल के नाम पे। भारत में ये पैकेज डील चल रहा है हिंदू धर्म के नाम पे। पाकिस्तान में ये चला इस्लाम के नाम पे। और बता दूँ आपको, म्यांमार और श्रीलंका में इसी प्रकार की चीज़ें बुद्ध धर्म के नाम पे आ रही हैं। तो सवाल यहाँ हिंदू म्यांमार और, में तो बहुत बुरा हाल है। तो वो यही है कि किसी एक भावनात्मक शब्द का इस्तेमाल करके समाज को बांध के रखना। समाज में एक प्रकार से जो खुलापन होता है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मुझे ऐसे जगह ले जा जहाँ मेरा मन स्वच्छंद हो, फ्री हो, मैं चैन की सांस ले सकूं, मैं सिर ऊपर करके चल सकूं। उसके खिलाफ इनका पूरा होता है कि ये चीजें कुछ लोगों के लिए है और ज्यादा लोगों के लिए है
एक प्रकार की उनके अधिकारों का पूरा डिनायल, ह्यूमन राइट्स का पूरा डिनायल, ये उसका मेन एजेंडा होता है। बिल्कुल। जैसे अभी हम पाकिस्तान या इस्लामिक हुकूमत की बात कर रहे थे, पाकिस्तान हमारे सामने शायद हमारे साथ पैदा हुआ है, हमारे मुल्क के भारत के साथ ही उसका जन्म हुआ है। हमने देखा किस तरह से फंडामेंटलिस्ट वहाँ थे, उन्होंने उस सोसाइटी को खत्म करके रख दिया। उसके जी। मुकाबले भई वहाँ भी हिंदुओं की लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, मंदिर तोड़ देते हैं, नमाज़ नहीं पढ़ने देते हैं, क्रिश्चियंस जी। पर फतवे आ जाते हैं, फ़ौरन ब्लास्फेमी का हो जाता है। वही चीज़ हम पिछले 70 साल से देख रहे थे और पाकिस्तान को कोस रहे थे, भई तुमने इस्लाम के नाम हुँ, पे क्या क्या समाज बनाया है। लेकिन हुँ। अचानक वही सारी चीज़ें आज हम अपने मुल्क में देख रहे हैं, भारत में देख रहे हैं। जी, जी। तो हमने नहीं, कहीं न कहीं तारीख से कुछ भी नहीं सीखा। जी। देखिए ये एक पाकिस्तानी पोएट थीं फ़हमीदा रियाज़। जी, जी। फ़हमीदा रियाज़ ने बाबरी डिमोलिशन के बाद बहुत एक प्यारी नज़्म लिखी, अरे भाई तुम भी हम जैसे निकले। तुम भी तो हम वो एक चीज़ को दिखाता है कि 70 साल में भारत ने जो जिस आधार पे चला, गांधी के सिद्धांत, नेहरू और पटेल के सिद्धांत, उसके आधार पे जो हमने पहले 50 साल में प्रोग्रेस की, रियल प्रोग्रेस की, आप देखिए एजुकेशन में, जी, इंडस्ट्रीज़ में, बिल्कुल, कल्चर बिल्कुल। में, और वो एक इतनी बड़ी प्रोग्रेस है, आजकल उसके खिलाफ बहुत बात की जा रही है कि हमारा दुर्दशा नेहरू के कारण है। पर एक्चुअली मैं बताता हूँ कि आज हम जो मुकाम पे पहुँचे जो हैं, कुछ हमारे हमारा इतना, वो नेहरू को उसको बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सवाल ये है कि सीखने का सवाल यहाँ नहीं है। हुँ, जो हिंदू राष्ट्रवादी ताकतें पहले कमज़ोर थीं, वो लगातार चुपचाप पिछवाड़े में, साइड में अपना काम करती रहीं, और जो लोग प्रगतिशील थे, प्रोग्रेसिव थे, प्लुरलिज़्म को मानते हैं, बाहुल्यवाद को मानते हैं, उन्होंने इनके बारे में सोचा भी नहीं। उनको हुँ, लगा ये तो क्या है, ये तो कुछ नहीं है, ये हमारे पे क्या फ़र्क करेंगे। पर 1980 के दशक के बाद हुँ, जैसे ही राम मंदिर का मुद्दा आया, ये सब एक साथ आ गए क्या और बात उनकी ताकत दिखने लग गई। तो इसमें मैं दोष दूँगा, उन लोगों को भी दोष दूँगा, जो रियल में डेमोक्रेसी को मानते हैं, प्लुरलिज़्म को मानते हैं। हुँ, उन लोगों ने इस खतरे के बारे में, जो हमारे समाज के साइड में डेवलप हो रहा था, उस खतरे के बारे में सोचा भी नहीं। हुँ, अपने पॉलिटिक्स में कई बार पावर के पीछे हुँ। वो चलते रहे और इनको बढ़ने दिया गया। ये भी उसके पीछे एक बात है। बिल्कुल है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अगर हम 2014 से पहले देखें, तो कम्युनल राइट्स थे, बहुत थे, हर साल ही होते थे ऑलमोस्ट, कहीं न कहीं हिंदुस्तान के किसी हिस्से में झगड़े भी होते थे, रथ यात्राएँ भी निकलती थीं। अम हुँ। अम, यू नो मेरा-तेरा भी होता था, डिवीज़न भी जी, था जी, कहीं जी। न कहीं। लेकिन जिस तरह सोसाइटी अभी जो कम्युनिटी हमारी भारत की है, वो जिस तरह से डिवाइड हुई है, जी, ये जी। एक बहुत डेंजर वे पर नहीं जा रहे हैं हम? देखिए ये जो पहले सांप्रदायिक ताकतें थी, ये पहले समाज के हाशिए पर थी। हुँ, और उसको एक कहते हैं ना सब क्रिटिकल, पहले सब क्रिटिकल थी, और राम मंदिर के मुद्दे के आने के बाद, बाबरी डिमोलिशन के बाद, इसका एक नेचर, गुण, चरित्र, हुँ, क्वालिटी, ये बदल गई है। तो जो चीज़ें पहले हाशिए पे थी, वो अभी मेन लाइन होने की कोशिश नहीं, कर रही हैं। करेक्ट, करेक्ट। और जो हम लोग जिन जिन लोगों ने गांधी को माना, नेहरू को माना, पटेल को माना, मौलाना आज़ाद को माना, उन्होंने उनकी वैल्यूज़ साइड में होती जा रही हैं। और अनफॉर्च्यूनेट पार्ट ये है कि जहाँ ये कम्युनल फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वो यूनाइटेड भी हैं। और जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें, सेक्युलर शब्द तो आजकल कोई इस्तेमाल करता नहीं है, जो प्लुरलिज़्म में मानते हैं, वो ताकतें फ्रैगमेंटेड हैं। हुँ, उनमें से कई लोग तो केवल पावर के पीछे हैं, कई लोग केवल पैसे के पीछे हैं। तो एक कमिटेड फोर्स जो बताए कि इंसानियत के मूल्य क्या हैं, भारतीय संविधान के मूल्य क्या हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, उस रास्ते पर कैसे चलना, उसमें काफ़ी कमज़ोरी है। और हुँ, इसीलिए आप जो बात कह रही हैं कि अच्छा दूसरा क्या होता है कि पहले सांप्रदायिक ताकतें थी, और जो इनका बड़ा मुखिया था, वो साइड में था। हुँ, बढ़ रहा था, चुपचाप बढ़ रहा था। पर हुँ, 2014 के बाद उसको एक फ्री एक्सेस मिल गया। हुँ, पावर में वही लोग हैं,
जो उनकी शाखाओं से आए हुए हैं, तो उनकी उनकी पावर डबल हो गई। पहले इस सांप्रदायिक ताकत से ये लोग निकले, ये लोग पावर में आए, तो इसके कारण उनको ज़्यादा प्रोग्रेस मिली, उनको ज़्यादा तरक्की मिली। तो ये एक गोल चक्कर है, विशियस साइकिल है, जिसके दौर में हम जी रहे हैं। और 2014 के बाद से जो चीज़ें पहले कम मात्रा में थी, वो क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली, गुणात्मक तरीके से और संख्यात्मक तरीके से पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई हैं। बिल्कुल। हमारी बात हो रही थी शबनम हाशमी साहिबा से, तो तब उन्होंने एक जी। जुमला बोला था, और वो मेरे ज़हन में अभी भी रहता है, हमेशा रहता है उस वक़्त से, कि ये लोग जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ये 25 से 1925 से कोशिश कर रहे थे, और सत्ता के करीब इतने करीब पहले नहीं आए थे जितने ये आज हैं। तो अब ये बौखलाहट में, हालांकि बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, बहुत सारे जुमले गलत बोल रहे हैं, बहुत सारी हिस्ट्री जो है, कल भी मैं देख रही थी, अमित शाह जी ने कहा कि मैं मोदी जी के साथ तो मैं 2010 से काम कर रहा हूँ, 2008 से काम कर रहा हूँ कुछ, और उससे भी बहुत पहले से 2080 से काम कर रहा हूँ। तो ये घबराहट में तो है, क्योंकि सत्ता इस वक्त इनके हाथ में है पूरी की पूरी। और वाकई शबनम आपा का ये जुमला बिल्कुल सही है कि इतने करीब ये सक्सेस के कभी नहीं आए थे। लेकिन सही। अब क्या, इसके बाद क्या? देखिए, इसके बाद अब एक तो अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, अभी पिछले कुछ सालों में 3-4 चीज़ें बहुत सकारात्मक पॉजिटिव हुई हैं। पहले तो आप देखिए जेएनयू से जो मूवमेंट चालू हुआ, जिसमें कन्हैया कुमार, उमर खालिद, शेला रशीद और अनिर्बान जैसे युवा लीडर्स आए। फिर दूसरा देखिए कि दलितों के बीच में से जिग्नेश मेवानी, चंद्रशेखर रावण जैसे लोग आए। ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है कि प्रोपेगेंडा एक लिमिट के बाहर काम नहीं कर सकता। जो ब्रेन वॉशिंग है, वो बहुत काम कर चुकी है, पर एक लिमिट के बाद नई जनरेशन ये समझ रही है कि हमारा रास्ता नहीं है। हमें तो अपनी ज़िंदगी जीना है और इस प्रकार के अंधकार में हमको नहीं चलना। तो एक तो पहले स्टूडेंट मूवमेंट, फिर दलित में से, और तीसरा आप देखिए कि अभी जो सीएए, एनआरसी का इन्होंने ये लाया, उसके बाद जो एक बहुत बेहतरीन उम्दा आंदोलन हुआ, वो था शाहीन बाग का। शाहीन बाग का आंदोलन केवल सीएए के खिलाफ था, ऐसा मैं नहीं मानता। मुझे लगता है कि पिछले 70 साल में जो मुस्लिम कौम पर अत्याचार हुए, जो उनको हाशिए पे रखने की कोशिश की गई, उसके कारण जो मुस्लिम समाज के अंदर पीड़ा थी, दुःख थी, वो एक आंदोलन के रूप में सामने आई। और मैं मानता हूँ कि आज़ाद भारत में जो आंदोलन हुए, उसमें शाहीन बाग की जगह बहुत ऊँची रहेगी। और चौथा देखिए, अभी जो फार्मर्स मूवमेंट है, फार्मर्स मूवमेंट तो उससे भी आगे चला गया है। इसने पूरे देश की जड़ों को हिला के रख दिया। इसलिए अभी वो अमित शाह जी कभी 2080 का भी ले लेते हैं कि मैं 2080 से उनके साथ में हूँ। तो ये एक बौखलाहट है, क्योंकि वो पावर में हैं, पावर में रहना चाहते हैं, पावर में रहना चाहते हैं। अभी उनके पास रिसोर्सेज़ भी बहुत हैं, रिसोर्सेज़ ऑफ ऑल टाइप्स की कोई कमी नहीं है। और सवाल है कि आप गरीब का पेट कैसे भरेंगे? मेरे एक दोस्त ने बहुत अच्छी बात कही थी कि कोरोना के आने के बाद इतने जो लाखों करोड़ों मज़दूर, जिनकी रोज़ी-रोटी छिन गई है, जो अपने घर से बेघर हो गए, वो क्या इन लोगों उनके पैरों के छाले, क्या इनको वोट देने देंगे? पर ख़ैर, जो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें इन चीज़ों के कारण इनमें एक बौखलाहट भी है, कई बार कन्फ्यूज़न भी करते हैं। फिर भी मुझे लगता है कि अभी भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो है, क्योंकि हमारे इन्होंने जो हमारे डेमोक्रेसी के जो मेन डिपार्टमेंट्स थे, उन सब पे कब्जा किया हुआ है। और जी, कब्जा ऐसा नहीं है कि सत्ता में बैठे हैं इसलिए हुक्म दे रहे हैं, नहीं, बल्कि जी, इन्होंने अपने ही जैसे लोगों को वहां बिठा दिया है, जो इन्हीं में से हैं। शायद इस वजह से इनको अपनी अपनी पावर का एक जो गुरूर या नशा जो आ जाता है ना, ये वो नशा आ चुका है इनमें। इनको लग रहा है कि कोई भी कुछ कह दे
क्योंकि शुरू में ये जो भी कुछ गलत सलत कर रहे थे उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते थे। अब वो जस्टिफिकेशन खत्म हो गया, अब जो हम कर रहे हैं वो सही है, ये एक बिहेवियर सामने आ गया है इनके। जी, अगर जी, मैं किसान आंदोलन पर एक बात करूंगी, फिर हम वापस आएंगे। किसान आंदोलन अब दिल्ली से निकलकर दूसरी स्टेट में पहुंच चुका है, और आज किसान जो हैं वो बंगाल में, वेस्ट बंगाल में भी पहुंच गए हैं। जी। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये परिवर्तन पॉजिटिव रहेगा इन लॉन्ग रन? देखिए, ये जो आंदोलन होते हैं, वो थोड़े दिन के बाद दिखते नहीं हैं, पर वो समाज पे एक बहुत गहरा असर डाल देते हैं। जैसे जेएनयू, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इनके स्टूडेंट्स का मूवमेंट था, उसने एक बहुत पॉजिटिव मैसेज समाज को दिया है। शाहीन बाग ने पूरी कम्युनिटी को एक मैसेज दिया है, और किसान आंदोलन ने तो किसानों और मजदूरों को जोड़ दिया है। तो भले ही पूरा विक्ट्री अभी न हो, पर इन्होंने एक मैसेज दे दिया है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता सही नहीं है, और हमको और वो रास्ते पर आने की जरूरत है। ये मैसेज समाज के बड़े तबकों तक जा रहा है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, हम देख रहे हैं, यहाँ से हमें अंदाजा हो रहा है कि ये एक बहुत पॉजिटिव है एज अ होल, एज अ कम्युनिटी ऑफ हिंदुस्तान के जो लोग हैं हमारे। जी, जी। बैक टू हिंदू खतरे में है, 14% से या 15%, चलिए मैं कहती हूँ 20% मुसलमान हैं। तो 110 करोड़ लोग जो हैं वो खतरे में सिर्फ 20% से हैं। नहीं, ये सच्चाई तो है नहीं। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा का भाग है। हमारे एक बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, जूलियो रिबेरो। तो एक बार वो आरएसएस के चीफ के सुदर्शन से मिले, उन्होंने बताया एक इंटरव्यू में, ऐसी स्टोरी बताई। तो सुदर्शन जी जो आरएसएस के सरसंघ चालक थे, उन्होंने रिबेरो को यही कहा कि हमको देखिए, हमारे जो हिंदू इतने हैं वो ये मुसलमानों के कारण और क्रिश्चियंस के कारण खतरे में हैं। तो रिबेरो उनको बोलते हैं, जो आप बोल रही हैं आर्गुमेंट, यही बोलते हैं कि इतनी बड़ी संख्या के लोग इतनी छोटी संख्या के लोगों से खतरे में कैसे हो सकते हैं। और देखिए, दूसरा इसलिए मैंने कहा, वो सेलेक्टिवली 2-4 उदाहरण दे देंगे। वो अजमल कसाब आया था, उसके पीछे एक अलग पॉलिटिक्स है। कहीं के एक मुस्लिम ने कोई क्राइम कर दिया, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। पर आप देखिए कि मुसलमानों का बड़ा तबका जो भारत में है, वो ज्यादातर गरीबी में है। सबसे ज्यादा गरीबी और बदहाली मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर है, और ये बात सच्चर कमेटी ने बताई थी, हम लोग उसको भूल गए, उसको रिवाइव करना बहुत जरूरी है। तो दूसरा, क्रिश्चियंस। अब क्रिश्चियंस तो 2.2% है। पैस्टर स्टेन्स को उसके लिए जिंदा जला दिया जाएगा कि वो भाई हिंदू खतरे में है। तो ये कंस्ट्रक्ट है, हिंदू खतरे में है। दिस इज अ कंस्ट्रक्ट, जो मैंने तो आपको बताया कि 19वीं शताब्दी के एंड से इसकी शुरुआत हुई, और कम्युनल पॉलिटिक्स ज्यादातर इसी प्रकार के जुमलों को लेकर, इसी प्रकार के प्रोपेगेंडा को लेकर अपनी कम्युनिटी को, तथाकथित अपनी कम्युनिटी को जोड़ने की कोशिश करता है कि देखो, साथ में आ जाओ, नहीं तो मारे जाओगे, और साथ में आ जाओगे और हम तुमको लीड करेंगे, हम तो हमारे पीछे आ जाओ, हम तुमको लीड करेंगे। तो ये लोगों को जोड़ने का, पोलराइज करने का एक तरीका है। सच्चाई का इससे किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। एक लगे हाथ बात बता दूं, अभी दिल्ली के दंगे हुए जी, इतने, उसमें 2/3 लोग जो मारे गए मुसलमान थे। जो धार्मिक स्थल तोड़े गए, ज्यादातर मस्जिदें थी। हिंदू धार्मिक स्थलों को कोई नुकसान नहीं हुआ, वो एक अच्छी बात थी। अब इस पे जो दिल्ली कोर्ट में केस चल रहा है, पुलिस ने फिर से ज्यादा केसेस किस पे डाले? उन पे नहीं डाले जिन्होंने भड़काऊ बयान दिए थे, उन पे डाले जो शांति की बात कर रहे थे। तो कल दिल्ली कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बहुत सुंदर फैसला है। उन्होंने कहा, आप जिन पे आरोप लगा रहे हैं उनके पास तो आपके पास कोई सबूत नहीं है, और कहा कि 100 सस्पिशंस आर नॉट इक्वल टू 1 कन्विक्शन। यानी आप केवल शंका के आधार पे आप जोड़ तोड़ के कर रहे हैं। और उन्होंने कहा, आपने जो पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है, इसको रद्दी की टोकरी में जाना चाहिए।
यानी ये हमारे समाज का हाल हाल हो आज गया है। कल तो बल्कि एक फ़िल्म भी, एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म उन्होंने थिएटर में चलाई है। कपिल मिश्रा हुँ, और ये लोग सब वहाँ मौजूद थे और जी, बाकायदा वो डॉक्यूमेंट्री दिल्ली राइट पर बनकर उन्होंने हॉल पर चलाई है, लोगों को दिखाई भी है। और जी, जी, जैसा हम सभी जानते हैं, समझ भी रहे हैं कि सत्ता का खेल है, लेकिन इसमें इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, वो आम आदमी का हो रहा है। जी। वो देखिए फाइनेंशियली भी पिस रहा है, वो इमोशनली भी पिस रहा है और उसी से जॉबें छीनी जा रही हैं, उस पे बोझ डाला जा रहा है। तो उनके लिए अब आपका क्या क्या वो होगा? क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? मैं ये कहूँगा कि हिंदू मुसलमान से ज़्यादा यहाँ का गरीब खतरे में है। सच। मुसलमान और क्रिश्चियन तो खतरे में हैं हुँ, हुँ। और जो हिंदू गरीब है, हिंदू लोअर मिडिल क्लास है, हिंदू लोअर क्लास है, वो सबसे ज़्यादा खतरे में है। आप देखिए जो किसानों की सुसाइड इतने हुए हैं, हज़ारों से ज़्यादा है। हुँ, हुँ। वो क्या है गरीब किसान हैं। कितने मज़दूरों के पैरों में छाले अभी भी ज़िंदा होंगे और वो कोरोना की महामारी के दौर कितने मज़दूर घर पहुँचे, कितने रास्ते में ख़त्म हो गए, इसका कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। तो मैं तो कहूँगा कि ये राजनीति के कारण सबसे ज़्यादा जो खतरे में है, वो है गरीब। बिल्कुल, एक तरफ गरीब, दूसरी बहुत तरफ धार्मिक अल्पसंख्यक और ये 2 लोग मुख्य तौर से खतरे में हैं। जबकि मेरा एक वाक्य है कि धर्म कभी खतरे में नहीं होता, धर्म कभी खतरे में नहीं होता। बिल्कुल। खतरे में होता है वो लोग जो धर्म की आड़ में सियासत करते हैं, वो लोगों के पावर में अपने पावर को बढ़ाने के लिए वो इस प्रकार के जुमले तैयार करते हैं और उनका एक उपयोग लोगों के इमोशंस को भड़का के। अब देखिए इसमें पूरे में क्या है, लोगों के इमोशंस को भड़काना। हुँ, जहाँ हम एक तरफ बात कर रहे हैं साइंटिफिक टेम्पर की, वैज्ञानिक सोच की, सोच समझदारी की, उसके खिलाफ ये लोग केवल भावनाओं को भड़काते हैं। प्राचीन काल बहुत अच्छा था, वो मनुष्य के सिर पे हाथी का सिर लगा सकते थे, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप थी, वो हमारे पुष्पक विमान तो कहाँ-कहाँ तक जाते थे, दूसरे प्लैनेट्स तक जाते थे। तो ये जो चीज़ें स्टोरीज़ बनाई जाती हैं, उनमें कई लोग विश्वास भी करने लगते हैं और वास्तव में इसका तर्कपूर्ण सोच से कोई संबंध नहीं है। लग गया था आपको बता दूँ कि हुँ। जो लोग भी समाज में मेहनतकश लोगों के लिए, गरीबों के लिए संघर्ष करते हैं, वो ज़्यादातर रैशनल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर के आधार पे चलते हैं। और जो लोग भी आम लोगों के अधिकारों को दबाना चाहते हैं, उनको पीछे धकेलना चाहते हैं, समाज में वर्चस्व जमाना चाहते हैं, वो लोग फ़ेथ, ब्लाइंड फ़ेथ का सहारा लेते हैं। ये उनका एक और मुख्य तरीका है, जो आज फिर से हमको दिख रहा है कि साइंटिफिक रैशनल थिंकिंग को पीछे ढकेलने की पूरी-पूरी कोशिश हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं क्योंकि इस तरह के आर्गुमेंट्स आए हैं जैसा आपने बताया कि सर लगा दिया, हाँ, मोरनी कुछ हाँ, आँसू ये आँसू बहाती है हुँ, तो प्रेगनेंसी हो जाती है। आई मीन मुझे याद आ रहा है जब यहाँ बॉस्टन में हुँ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था मैराथन में और हुँ, जब उस हुँ, बच्चे को हुँ, पकड़ा जो जिस लड़के ने किया था, यंग लड़के थे 2 भाई, उनको पकड़ा गया तो उनको मार दिया गया पुलिस ने। जिस एक एक भाई को पकड़ लिया था ज़िंदा, दूसरा भागने की कोशिश में था तो उसको उसको गोली मार दी थी, मर गया था वो। जी, लेकिन जी, उसकी जी, डेड जी। बॉडी लेने कोई मुसलमान नहीं जा रहा था। लेकिन चूँकि वो हुँ, मुसलमान है, उसके पेरेंट्स ने वहाँ से मना कर दिया था अस्फ़हान से कि हम नहीं आएँगे लेने। हुँ, तो हुँ, अब यहाँ से कोई लेने नहीं जा रहा है, वो पुलिस बुला रही है, गवर्नमेंट हमारी मैसेच्यूसेट्स की कि भई आओ, मुसलमान हैं, हम इसको बरी नहीं कर सकते। यू हैव टू डू दैट। हुँ, नहीं किया तो फिर हुँ, जामा मस्जिद के लोग गए, बुलाया, इंटरव्यू हुआ, बला-बला-बला। खैर वो स्टोरी गए और जी, हमारे मस्जिद के जो इमाम थे, उनसे इंटरव्यू कर रही थी वो लेडी। यहीं की है हुँ, मतलब हमारे लोकल चैनल की। एंड उस वक़्त उन्होंने जो जवाब दिया था ना, हम लोगों ने अपने सर पीट लिए थे, क्योंकि हुँ, रिलीजन बहुत इमोशनल चीज़ है। आप जी, 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 अमेरिका जो जो किसी रिलीजन को बिलीव ही नहीं करता है। अब राइट,
एज उनसे अ अगर ये कम्युनिटी। कहें कि हम इसलिए बॉडी नहीं ले रहे थे क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक जानी और मर्डरर को उसकी डेथ हुई तो कोई कुछ लोगों ने उसको दफना दिया। जब वो मुड़ के घर आने लगे तो जमीन ने वो बॉडी उगल दी, यानी बाहर फेंक दी। तो फिर उन्होंने देखा, फिर जाके उन्होंने कब्र बनाया, ढकाया सबके, फिर पलटे, फिर कब्र पे फेंक दिया। तो तब प्रॉफिट सल्लम से पूछा गया और उन्होंने बताया कि क्योंकि ये जानी और मर्डरर है इसलिए जमीन इसकी बॉडी नहीं ले रही है। हम सब अपने घर पे सर पीट रहे थे कि तुम अमेरिका के नेशनल चैनल पर क्या क्या मिसाल दे रहे हो यार। जी, 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 एक तो जी, ये जी। वाकया ठीक नहीं है, दूसरे फिर वही है कि ये जितने भी रिलीजियस लोग होते हैं ना, उनके पास चीजें जी, ही यही हैं कहने के लिए, सही, सही। रेशनल नहीं देखिए, कर सकते, नहीं कह सकते हैं शायद। एक चीज़ और मैं जोड़ दूँ इसमें कि एक जो आज दुनिया का माहौल है, उसमें 9/11 के बाद जो अमेरिकन मीडिया ने इस्लामिक टेररिज्म शब्द डाला है, ये उन्होंने पॉपुलर कराया और जैसे नोम चॉम्स्की कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, उसमें अमेरिकन मीडिया दुनिया का सबसे पावरफुल मीडिया है और इसने अपने पॉलिटिक्स ऑफ ऑयल के चलते, अमेरिका के पॉलिटिक्स ऑफ ऑयल के चलते इस्लामिक टेररिज्म शब्द को पॉपुलर किया और उसके साथ वो सब पिछड़ापन इस्लाम के साथ जोड़ दिया गया जो उसके साथ जुड़ना नहीं चाहिए। तो खैर आज दुनिया में मुसलमानों का तो डबल प्रॉब्लम है। जैसे मैं भारत में बैठ के देखता हूँ तो भारत में मुसलमान एक तो यहाँ की सांप्रदायिक राजनीति से परेशान है और उस सांप्रदायिक राजनीति की आग में घी डालने वाला ये इंटरनेशनल डायमेंशन है, ये अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य जहाँ पूरी मुसलमान कौम को दहशतगर्दी के साथ जोड़ दिया गया। ये एक दूसरी एक तकलीफ की बात है जो कहीं तो भी लोगों को में, और इसके कारण क्या होता है कि ऐसे लोग जो कहते हैं कि वो लाश को जमीन ने उगल दिया, ऐसे लोगों की तादाद पहले से बढ़ जाती है क्योंकि एक बार आप बदनामी करो, आप 9 आरोप को बताओ, 10वां आरोप ऑटोमेटिक लग जाता है और समाज के जो पिछड़े सोचने वाले हैं वो उस बात को स्वीकार कर लेते हैं। वो जो एंकर थी उसने जब ये सुना तो कह रही है ओह ओके थैंक यू सो मच। एनीवे तो अब ये है कि जो हमारा जो मुस्लिम है 14-15-20% और जो 2-3% हमारे ईसाई, ईसाई क्रिश्चियंस। हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनमें अब एक बहुत बड़ी तादाद फार्मर्स की भी ऐड हो गई है और मैं जी। उनको किसी रिलीजन से कनेक्ट नहीं करूंगी क्योंकि उसमें हर रिलीजन के लोग मौजूद हैं। तो अब तो ये हिंदू ज्यादा परेशान होंगे, अब तो ये 3 चीजें एक साथ, 3 कौमें एक साथ आ गई। देखिए आपने ये जो बात कही उसमें मैं एक ही जोड़ना चाहूंगा कि फार्मर्स जो आए हैं वो मजहब के आधार पे नहीं आए। बिल्कुल इनमें सिख लोगों को बताया जाता है पर मेरा विश्वास कीजिए कि इस फार्मर्स आंदोलन में पूरे देश के सभी धर्मों के लोग हैं। बिल्कुल और जो फार्मर्स का मेरी उम्मीद, मैं ऐसा कैलकुलेशन करता हूँ कि फार्मर्स में भले ही सिखों की पगड़ियां ज्यादा दिखाई जाती हैं पर इनकी संख्या में भी हिंदू ज्यादा हैं, बिल्कुल थोड़े मुसलमान हैं, हिंदू ज्यादा हैं। तो वो ये जो प्रोपोगेंडा से ऊपर उठने के लिए ये आंदोलन बहुत एक असरकारक आंदोलन रहेगा। मजहब के नाम की राजनीति ने लोगों को बांटा है और अपने आर्थिक मुद्दों के आधार पे अपनी जमीन के मुद्दे आधार पे ये लोगों को जोड़ेगी। जैसे आजादी के आंदोलन में ब्रिटिश का विरोध करने के लिए लोग मजहब की सरहदों के बाहर जाके एक दूसरे से कंधा मिलाया, अभी वही प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है जहां लोग मजहब को नहीं देखेंगे, लोग अपनी समस्या को देखकर दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे, मिलकर आंदोलन करने की कोशिश करेंगे, मिलकर एक अच्छा बेहतर समाज बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बस मुझे एक सवाल और है आखिरी कि जब 70 साल में कांग्रेस और दूसरी हुकूमतें रहीं, वहां चाहे कुछ भी हो गया, कितना भी कम्युनलिज्म था, लेकिन उसके साथ साथ तरक्की हो रही थी, जेन्युइन तरक्की हो रही थी, हमारी बच्ची चांद पे जा रही थी।
जी, एक जी, एक जी, हमारी जी, जी। हमारे मुल्क के एक लड़की चाँद पे जा रही थी, एक एक विमेन बिल्कुल, हमारी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन रही थी, बन चुकी। लड़कियाँ आगे बढ़ रही थीं, तरक्कियाँ हो रही थीं, जहाज़ हम खुद अपना प्रोडक्शन कर रहे थे बहुत सारी चीज़ों का। कम्युनलिज़्म भी साथ-साथ चल रहा था, मैं ये नहीं कह रही कि कम्युनलिज़्म नहीं था, लेकिन कहीं न थोड़ा, कहीं जी? थोड़ा था, थोड़ा-सा था कम्युनलिज़्म थोड़ा था। लेकिन हाँ जी, हुँ, लेकिन था और हुँ, लेकिन हम एक जो आम आदमी है, एक जो आम भारतीय था, उसको ये था कि अगर मुझे किसी ने कुछ कहा, तो मेरे पास लॉ है, जुडिशरी है, पुलिस है, कोर्ट है। आज एक जो आम आदमी है, वो इस खौफ में है कि मैं पुलिस के पास जाऊँ या नहीं जाऊँ। राइट। ये एक बहुत तो बहुत बड़ा चेंज है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए ये मेरे ख़्याल से आज की जो समस्या है, उसका सबसे बड़ा जो कारण वो यहाँ है। और जैसे कहा जाता है कि जुडिशरी हुँ, इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी न्यायपालिका ये एक गार्डियन है, जिसने हमारे संविधान को बचाना चाहिए। बिल्कुल। पुलिस एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है, जिसने लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। पर जैसे आप बता रही थी कि इनके हम सोच वाले जो हुँ, पावर में हैं, इनके हम सोच वाले उन जगहों पर अंदर से घुस गए हैं और ये प्रक्रिया आज चालू नहीं हुई, हुँ, ये काफ़ी सालों से चालू है। अभी ये क्रिटिकल मास जो कहते रहते हैं ना क्रिटिकल मास, जैसे कोई क्रिस्टल बनता है, थोड़ा सैचुरेटेड रहा तो नहीं बनता, हुँ, सैचुरेशन बढ़ गया तो क्रिस्टल बन जाता है। तो ये क्रिटिकल मास 2014 के बाद आ गया है हुँ, और हमारे ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस में जो रूलिंग पार्टी के सरीखा सोचते हैं, जो रूलिंग पार्टी के सरीखा एक संकीर्ण राष्ट्रवाद, धर्म के नाम के राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं। उनके मन में भी अल्पसंख्यकों के लिए बहुत नफ़रत है, मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए और गरीबों के लिए तो सबके मन में नफ़रत होती है। उनको तो कोई उनका तो कोई वाली वैसे ही नहीं होता है। तो ये चीज़ जो आप कह रही हैं, ये हमारे समाज की आज शायद सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी कि एक बार सिर्फ कम्युनल पार्टी होती, तो उसका मुकाबला कर सकते हैं आप कोर्ट में जाइए, बाकी इंस्टीट्यूशंस को दरखास्त कीजिए, पर वो सभी उसमें कई ऐसे लोग घुसे हुए हैं जिनकी विचारधारा उससे मिलती है, इसलिए इसका मुकाबला करना आसान नहीं है। पर फिर भी खैर उम्मीद की किरणें कुछ यहाँ-वहाँ दिखती हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। वो उम्मीद की किरणों के आधार पे हम आगे का एक अच्छा समाज बनेगा, उसकी उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं और मैंने कहा था कि मेरा आखिरी सवाल है लेकिन फिर एक और सवाल मेरे ज़हन में आ गया जब आप बता ओके, रहे थे, तो आई एम श्योर कि मैं इसके एक ये मेरा आखिरी होगा, मैं नहीं आपको और ज़्यादा परेशान करूँगी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अम, इतना डिस्ट्रैक्शन इन लोगों ने किया हुआ है, इस हुकूमत ने और इस पार्टी ने, लेट्स अज्यूम कि अगर ये लोग 2024 में 22 में लेट्स जस्ट अज्यूम कि इन्होंने हिंदू राष्ट्र बना दिया, ठीक है? ये इस डिस्ट्रैक्शन को संभालते-संभालते क्या संभाल पाएँगे? अब ये आपने एक बहुत कठिन सवाल पूछा है। पहले तो 2024 के इलेक्शन में क्या ये फिर से पावर में आएँगे, वो एक सवाल है। हुँ, क्योंकि अभी जिस प्रकार का असंतोष दिख रहा है, जिस प्रकार के आंदोलन दिख रहे हैं, जो आम लोगों के बीच में, गरीबों के बीच में, अल्पसंख्यकों के बीच में, दलितों के बीच में, ओबीसी के बीच में जिस प्रकार की अ, विरोधाभास, डिससैटिस्फैक्शन आ रहा है, उसके चलते क्या ये फिर से पावर में आएँगे, वो एक डाउट की बात है। खुदा न ख़ास्ता अगर ये फिर से पावर में आ गए, तो जो प्रोसेसेज़ अभी आपको दिख रही हैं, वो शायद अभी से डबल हो जाएँगी। हुँ, वो इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं। पर कोई मैं उम्मीद करता हूँ कि जो यहाँ के लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सोच के लोग हैं, वो इस प्रक्रिया को रोकेंगे। कोई भी पावर में आए, पर जहाँ तक मज़हब के नाम की सियासत है, वो समाज के लिए सबसे बड़ा नुकसान देने वाली बहुत चीज़ बड़ा है। नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि हम पिछले हुँ, 10 सालों में कहीं भी नहीं पहुँचे हैं, जहाँ 10 साल पहले हुँ, थे शायद हम और बैक हो गए हैं। यानी अगर हम हुँ, 2014 से तो अभी सिर्फ 6 साल ही हुए हैं, लेकिन
जिस तरह से ये गवर्नमेंट चली है, उस हिसाब से हुँ। हम 10 साल पीछे चले गए हैं। सही बात है। मैं आई एग्री विथ यू, आई टोटली एग्री विथ यू। आई डोंट नो कि बाद में क्या होगा, लेकिन लेट्स होप, और हम यही दुआ करते हैं कि हमारे भारत को गॉड सेव, और हर वो जी, इंसान जो उसके लिए कोशिश कर रहा है, आप कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम, जी। रणवीर। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।